हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे लेट रहते यार तुम लोग 1-2 मिनट। कल कहाँ तक हो गया था? कल वाला पार्ट कहाँ तक हो गया था? कल शायद हमने रिएक्शन निकाल ली थी ना। हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे थे कल? रेंज का एनालिसिस। सितांशु, मैं अभी सो के उठाऊं? नहीं यार, मैं तो पूरी रात जागता रहता हूँ, सो के कहाँ उठाऊं। सोते थोड़ी ना, रात सोने के लिए थोड़ी ना होती है। इससे पहले मैंने तुम्हें क्लास में नहीं दिखा देखा सितांशु। हमारी हेडिंग चल रही थी। अच्छा, डन रिकॉर्डेड क्लास। ए बैच से हो या 2024 बैच से हो? ए बैच से हो या 2024 बैच से हो? ए बैच से। ओके। ध्यान रखो, सब ठीक है ना फैमिली में? अरे सॉरी यार, फादर की डेथ हो गई। देखो, कुछ चीजें होती है अपने हाथ में नहीं होती है, हम कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो भाई, अब बात यह है कि जो चीजें हो गई वो तो हो गई, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आप रिस्पॉन्सिबल बनो। थोड़ा सा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और भी स्टडी को लेके। और अपनी स्टडी को और अच्छे से करो। कुछ भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताना, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़ में तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन को हैंडल करना इंसान के वैसे भी इतना बस में नहीं होता है। तो सिचुएशंस कभी कभी ख़राब होती है, वर्स्ट भी होंगी, एक टाइम आएगा वर्स्ट भी होगी। बट वो हमेशा तुम्हें निखार के जाएगी। हमेशा टाइम के साथ तुम चीज़ें सीखते जाओगे और अच्छा होता जाएगा। तो जहाँ भी तुम्हें दिक्कत लगे, कभी भी, एनी टाइम यू कैन कनेक्ट मी, ठीक है।
तो चलो स्टार्ट करें आज का टॉपिक। वी ए कितना आया था, डब्ल्यू एल बाई टू, एच की वैल्यू कितनी आई थी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। वी बी कितना आया था, डब्ल्यू एल बाई टू, एच कितना आया था, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h। ठीक है, चलो मोस्ट वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहां पर रिएक्शंस कैलकुलेट कर ली थी और रिएक्शंस की वैल्यूज मैंने यहां पर मार्क भी कर दी है आपके सामने। ठीक है, रिएक्शंस की वैल्यूज मैंने आपको यहां तक मार्क भी कर दी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप की, सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। अब भाई बेंडिंग मोमेंट की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या है, एक एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन अज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो एक्स डिस्टेंस पर जब हम सेक्शन अज्यूम करते हैं, ये लो हमने एक एक्स डिस्टेंस पर हमने एक सेक्शन अज्यूम किया। यहां से हमने कितने डिस्टेंस ली, इसकी एक्स डिस्टेंस ली। इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई, वर्टिकल डिस्टेंस इज वाई। क्लियर है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल में एक्स डिस्टेंस, वर्टिकल में वाई डिस्टेंस, आपने एच एक्स और वाई के टर्म्स में यहां पर इक्वेशन बना, मतलब यहां पर आपके सामने एक वैल्यूज दिखने लग गई। क्लियर है, अब देखना, ध्यान से देखना, इसका जो सेंट्रल राइज है वो कितना दे रखा है, सेंट्रल राइज एच दे रखा है। तो क्या मैं डायरेक्टली कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या मैं डायरेक्टली कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ये पूरा स्पैन कितने का दे रखा है, ये पूरा स्पैन एल का दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आनी चाहिए यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि हमने शेप कैसी अज्यूम की थी, पैराबोलिक शेप अज्यूम की थी। हमने कैसी शेप अज्यूम की थी, पैराबोलिक शेप अज्यूम की थी। तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब हम लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4h अपॉन एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी पैराबोला की इक्वेशन होती है। जब आप इस इक्वेशन को, आप ओरिजिन पॉइंट को क्या मान के चल रहे हो, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां पर ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है। ये आपकी क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस है। तब उस कंडीशन में इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर ब्रैकेट एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हमें किसी भी x डिस्टेंस पर अगर y की वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी, तो वो वैल्यू हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, इस इक्वेशन से। तो यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हमने लिखा कि 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां 4 इंटू क्या आ गया, राइज, जो राइज था, डिवाइड बाई स्पैन का स्क्वायर इंटू स्पैन इंटू एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई। ये आपके सामने क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, किसकी, y की। किसी भी x डिस्टेंस पर y ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखने का हमें तरीका मिल गया। चलो y ऑर्डिनेट लिखने का तरीका मिल गया। तो अब बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं इतना इतना डायग्राम निकाल लाता हूं, जहां पर मेरे पास, मैं अगर इसको ऑब्जर्व करूंगा तो यहां पर मेरे पास W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। यहां पर वर्टिकल लोडिंग, यहां पर हॉरिजॉन्टल लोडिंग, यहां पर H लग रहा है, यहां पर VA लग रहा है। दिस डिस्टेंस विल बी योर x, this distance will be your x and this distance will be your y। ठीक है, क्लियर। चलो देखो ध्यान से, इसके लिए इक्वेशन लिखो। यहां पर आप इसके लिए बेंडिंग मोमेंट एट x की इक्वेशन लिखोगे, बेंडिंग मोमेंट एट x इन आर्च। आर्च में इक्वेशन लिखोगे, आर्च में इक्वेशन लिखोगे तो आपके सामने क्या आ जाता है, आप देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या आ जाएगा आपके सामने, आपके सामने ये एक इस तरीके से वैल्यू दे देगा। ये आपको सैगिंग बेंडिंग मोमेंट दे देगा, ठीक है, और ये आपको क्या दे देगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट दे देगा। क्लियर। और दिस वन, ये जो है आपको, ये भी आपको कैसा दे देगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट दे देगा। सैगिंग और हॉगिंग ही देखते हैं, ये लो सैगिंग और हॉगिंग देखते हैं।
तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। ये कौन सा दे रहा है? होगिंग। ये कौन सा दे रहा है? होगिंग। ये कौन सा दे रहा है? सैगिंग। सैगिंग को क्या लोगे? प्लस। होगिंग को क्या लोगे? माइनस। होगिंग को क्या लोगे? माइनस। ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस। वैल्यूज लिख ले। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इन आर्च क्या आ जाएगा? वी ए इंटू एक्स, वी ए इंटू एक्स माइनस वी ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स का टोटल लोड। डब्ल्यू डब्ल्यू किलो न्यूटन पर इंटेंसिटी पर मीटर का लोड लग रहा था, डिवाइड बाई एक्स, मतलब डब्ल्यू इंटू एक्स टोटल हो गया, इंटू क्या हो जाएगा आपका? एक्स बाई टू। कहां पर एक्ट करेगा? ये इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। ये कहां पर एक्ट करेगा? इसके मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा। उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स बाई टू माइनस एच इंटू वाई। एच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वाई। एच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? वाई। तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट इन आर्च की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? वी ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एच इंटू वाई। क्लियर है पहली चीज? चलो, वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एच इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4h अपॉन एल स्क्वायर, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहां पर आपके सामने बच गया डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, डब्ल्यू बाई टू बचा, एल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो भाई इसमें देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू से डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू कैंसिल आउट, डब्ल्यू एल एक्स बाई टू से डब्ल्यू एल एक्स बाई टू कैंसिल आउट। इसका मतलब ये हुआ कि बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस एक्स इन आर्च will be zero at a distance x in arch will be zero। तो यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट जीरो आ गया। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इन, यहीं पर नोट पॉइंट लिख रहा हूं, इन थ्री हिंज्ड, क्या लिख सकते हैं? इन थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, या इनकी जगह फोर लिखो यार एक बार, सॉरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है। फॉर थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, विच इज subjected to UDL over whole span, which is subjected to UDL over whole span, the bending moment at each and every point of the arch, the bending moment at each and every point of the arch will be जीरो। क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट ईच एंड एवरी पॉइंट आर्च पर क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। बात समझ में आई? पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो कैसे आती है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इक्वेशन में हमने अभी तक एक्स ही रखा था, एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू रखोगे उसके लिए क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अब मैं इस चीज को एक कंपेयर करवाता हूं कि आर्च में नेसेसिटी कंडीशन क्या होती है। एक बीम थी जिसका हमने एक एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन अज्यूम किया, ये एक बीम थी जिसपे वीए लोड, यहां पर वीए रिएक्शन, यहां पर वीबी रिएक्शन, एट ए डिस्टेंस एक्स वी कट ए सेक्शन। तो यहां पर आपके सामने क्या आ गया? एट ए डिस्टेंस एक्स यहां पर W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा था। यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इन बीम, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इन बीम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वी
इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू। तो यहां पर ये बताओ, ये हमारे पास में बीम का बेंडिंग मोमेंट आया, ये हमारे पास में बीम का बेंडिंग मोमेंट आया। क्लियर है? ये हमारे पास में बीम का बेंडिंग मोमेंट आया, ये हमारे पास में आर्च का बेंडिंग मोमेंट था। ये हमारे पास में किसका था? आर्च का बेंडिंग मोमेंट था। ठीक है, क्या था? ये हमारे पास में आर्च का बेंडिंग मोमेंट था। तो यहां पर मैं इसको लिखूं, बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस एक्स इन आर्च इज इक्वल्स टू क्या आता है? वी ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू माइनस एच इंटू वाई, यही होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस एक्स इन बीम माइनस एच इंटू वाई, एच इंटू वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्च में बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है? आर्च में सेम लोडिंग के लिए, बेंडिंग मोमेंट बीम से कम आता है। और कितना कम आता है? बीम से कम आता है। कितना कम आता है? जितना आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा, जितना आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का इफेक्ट होगा, उतना यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपके पास में क्या निकल के आएगा? कम निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? तो यहां पर आपके पास क्या आ गया कि बेंडिंग मोमेंट इन आर्च विल बी लेस देन बेंडिंग मोमेंट इन बीम फॉर द सेम लोडिंग या फॉर द सेम लोड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में पहला पॉइंट क्या बन गया नोट का? बेंडिंग मोमेंट इन आर्च will be bending moment in arch will be less than bending moment in beam, bending moment in beam for the same load of intensity। मतलब सेम लोड ऑफ इंटेंसिटी के लिए बेंडिंग मोमेंट आर्च में लेस देन होता है। ठीक है, अब ये बताओ रिडक्शन इन बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू किसके कारण से आया? यहां पर क्या लिख सकता हूं? रिडक्शन इन बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू किसके कारण से आया? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण से आया। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण से आया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण से आया। चलो, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण से आया। अब इसके बाद में तीसरा पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्ट्रक्चर को सर वाई पर भी तो डिपेंड करेगा ना, या केवल एच पर ही डिपेंड करेगा? अरे भाई, एच का एग्जिस्टेंस तो तभी आ रहा है ना, एच का एग्जिस्टेंस तो इसीलिए तो आ रहा है कि मतलब वाई का एग्जिस्टेंस तो तभी आ रहा है ना जब एच यूजफुल होगा। एच को हटा दो, इस वाई का कोई रोल रहेगा क्या? इस स्ट्रक्चर में मैंने एच को हटा दिया, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को ही हटा दिया। मेनली किसी भी चीज में बेंडिंग मोमेंट डिस्टेंस के कारण से थोड़ी ना आता है। बेंडिंग मोमेंट तो उसमें आने वाले लोड के कारण से आता है ना। जब तक लोड ही नहीं लगेगा, जब तक कोई रिएक्शन ही नहीं डेवलप होगी, जब तक रिएक्शन ही नहीं डेवलप होगी, तो आपका रिएक्शन नहीं डेवलप होगी, तब तक आपके पास में बेंडिंग मोमेंट कहां से आएगा? वो ओनली यहां पर ओनली किसके कारण से रहे? ओनली डिस्टेंस के कारण से तो नहीं रहेगा ना। इसीलिए लिखा गया है रिडक्शन इन बेंडिंग मोमेंट। ये जो रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन कौन सा? एच इंटू वाई का। रिडक्शन का अमाउंट कौन सा हो गया? एच इंटू वाई का जो रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन इन बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। अब समझ में आया जय कुमार? अब समझ में आया कि रिडक्शन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में किसके कारण से आता है? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के कारण से आता है। क्लियर?
अरे भाई y का एग्जिस्टेंस तो तभी है ना कि जब आपका h आ रहा होगा। अब मैंने इसमें से h हटा दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस स्ट्रक्चर से h हटा दिया, यहां पर h नहीं लग रहा था, ठीक है। देखो इस स्लाइड की कॉपी कर लेते हैं ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं। देखो मैंने इसमें से इस h का एग्जिस्टेंस हटा दिया, h का एग्जिस्टेंस हटा दिया। अब लगा दो h का, ये इफेक्ट आएगा क्या? अब मैंने h लग ही नहीं रहा, y तुम 50 मीटर ले लो ना, y तुम 50 मीटर ले लो, h लग ही नहीं रहा। यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ही नहीं आ रहा भाई, h नहीं आ रहा, लोड नहीं आ रहा, तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी? h के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला इफेक्ट आएगा क्या बेंडिंग मोमेंट में? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या इस y की कीमत कितनी भी हो यहां पर मतलब होगा उसको? ये लो, आपके पास में जो बेंडिंग मोमेंट था वो बचेगा, ये बेंडिंग मोमेंट आपके पास में क्या बच जाएगा? बेंडिंग मोमेंट आपके पास में ये बच जाएगा, बेंडिंग मोमेंट आपके सामने ये बच जाएगा, ये लो। समझ में आई बात? इसका मतलब ही, y का मतलब ही तभी है जब h की वैल्यू आएगी, y का मतलब ही तभी है जब h की वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो देखना ध्यान से, सेकंड पॉइंट भी अब तो समझ में आ गया होगा। y की वैल्यू h की वजह से नहीं है, y का यूज ही h की वजह से कर पा रहे हम, अदरवाइज हम कर ही नहीं पाते, अदरवाइज हम कर ही नहीं पाते। हमें यह डिस्टेंस से मतलब थोड़ी ना, हमें तो यहां पर रिएक्शन कितनी डेवलप हो रही है उससे मतलब है ना। तो रिएक्शन की वैल्यू है, रिएक्शन हमारी नहीं डेवलप हुई, h की वैल्यू 0 हो गई, y का कोई मतलब ही नहीं रहा, y भले 50 मीटर 500 मीटर 5 किलोमीटर प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसका। चलो तीसरा नोट देखना, तीसरा नोट क्या लिखा दें? फॉर बीइंग एन आर्च, हाँ तीसरा नोट लिखो, लेटरल रिएक्शन, लेटरल रिएक्शन, लेटरल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लेटरल रिएक्शन इज मैंडेटरी, lateral reaction is mandatory for being an arch because it reduces net bending moment, because it reduces net bending moment। ये reduce क्या कर देता है? net bending moment इन द आर्च। आर्च में ये क्या कर देता है? ये नेट बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देता है, नेट बेंडिंग मोमेंट को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट नोट पॉइंट, फोर्थ वन, इफ bending moment is 0, if bending moment is 0 throughout the arch, throughout the arch, अगर बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है थ्रू आउट द आर्च, ठीक है, थ्रू आउट द आर्च, then the arch is, then the arch is known as लीनियर आर्च। उसको हम क्या कह देते हैं? लीनियर आर्च कह देते हैं, या हम फनिकुलर आर्च कह देते हैं। वो कैसी शेप दे देता है? फनिकुलर शेप दे देता है, इसीलिए हम उसको क्या कह देते हैं? फनिकुलर आर्च कह देते हैं, मतलब लीनियर आर्च कह देते हैं। लीनियर आर्च में ओनली थ्रस्ट, ओनली क्या होती है? रिएक्शन, मतलब यहां पर नॉर्मल थ्रस्ट जनरेट होता है, ओनली नॉर्मल थ्रस्ट जनरेट होता है। ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट जनरेट होता है। बात समझ में आई यहां तक? कोई दिक्कत? यह हमारे 4 पॉइंट थे बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0 होने के कोरस्पॉन्डिंग, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0 होने के कोरस्पॉन्डिंग। अब हमारे पास में यह हमारा सेकंड पॉइंट था, बेंडिंग मोमेंट 0 होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा? बेंडिंग मोमेंट 0 होगा
तो क्या इंपैक्ट आएगा स्ट्रक्चर पर। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर। जय कुमार, मैंने बोला था ना कि मैंने नोट्स को क्या है, आप लोगों की जैसे जैसे क्लास होती जाती है वैसे वैसे जो जो चीजें लिखा रहा हूं उसको मैं टाइप करवा रहा हूं। ठीक है, उसको मैं टाइप करवा रहा हूं, तो उसको हिंदी कन्वर्ट करवा के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा एट द एंड ऑफ क्लास। 4-5 दिन लगेंगे उस क्लास के बाद में, 4-5 दिन लगेंगे, तो इसको एज इट इज हिंदी में कन्वर्ट करवा के मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, या मैं ट्राई करता हूं, मेरे पास और भी टाइपिंग मटीरियल, टाइप्ड मटीरियल पड़ा है। हाँ, टाइप्ड मटीरियल पड़ा है, तो मैं आपको हिंदी प्रोवाइड करवा दूंगा प्रॉपर नोट्स की। डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा टाइम दो यार, हर चीज में टाइम लगता है, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा, मुझे बीच बीच में वर्ड याद आएंगे, बस बीच बीच में वर्ड याद आएंगे। जैसे अब तुम मुझसे पूछोगे रेडियल शियर क्या होता है, शियर का मतलब मुझे पता है अपरूपण होता है। अब रेडियल शियर में फिर मेरे को दिक्कत आएगी। ठीक है, तो रेडियल शियर नहीं लिखूंगा, फिर मैं आप शियर शियर को लिखूंगा तो भी दिक्कत है ना, तो भी दिक्कत है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, आप लोग उसको क्या करना, हिंदी वाले नोट्स को मैं ऐसे प्रिंटेबल फॉर्मेट में करवा दूंगा अवेलेबल। तो आप लोग क्या करना, इस चीज को प्रिंट कर देना, प्रिंट करवा लेना उसको डायरेक्टली, है ना। अरे भाई, मैं तो पूरे नोट्स ही हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना। मैं तो पूरे नोट्स ही तुम्हें हिंदी में प्रोवाइड करवा रहा हूं, तुम चाहो तो मैं कुछ कुछ पॉइंट्स की हिंदी लिख के छोड़ दूंगा, फिर मैं पूरे नोट्स हिंदी में नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। दो में से एक ही चीज करवा सकते हो मेरे से, बताओ। जैसा बोलोगे कर लेंगे, जल्दी बोलो। तुम्हारी टाइपिंग स्पीड स्लो है क्या? नहीं, वैसे पूरा हिंदी प्योर हिंदी नहीं होगा, प्योर हिंदी नहीं होगा। आपके इंग्लिश के नोट्स बने होंगे आपके सामने, आपको हिंदी को ही तो कंपेयर करना है ना, तो मेजरली बस उसमें हिंदी होगी। आप कंपेयर करोगे तो आपको चीजें पता रहेगी उसमें। ठीक है, पता रहेगी उसमें, डोंट वरी अबाउट दैट। काफी हद तक तो मैं ही कन्वर्ट कर रहा हूं इसको बैठा बैठा, जब भी मैं फ्री रहता हूं इसको हिंदी में लिख देता हूं। अब हिंदी के लिए यार हिंदी की बुक चाहिए होती है, तो हिंदी की बुक से देख के लिखना पड़ता है कि किस चीज को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या दे रखा है आपको। अब आपको क्या बताना है, एट ए डिस्टेंस एक्स, एट ए डिस्टेंस एक्स इस आर्च में क्या चाहिए, रेडियल शियर चाहिए, रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट चाहिए हमें। एट ए डिस्टेंस एक्स हमें रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट चाहिए। यहां पर हमारी वी ए जनरेट हो रही थी, यहां पर हमारे एच जनरेट हो रहा था, यहां पर हमारे क्या जनरेट हो रहा था, एच जनरेट हो रहा था। ये लो एच, और ये क्या जनरेट हो रहा था, वी ए। ये क्या जनरेट हो रहा था, एच। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। यहां पर अगर मैं इसी को देखूंगा एट ए डिस्टेंस एक्स, तो मेरे पास क्या जनरेट होगा, मेरे पास क्या जनरेट होगा यहां पर मेरे पास में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास एच एक्स जनरेट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास क्या जनरेट होगा, वी एक्स। क्लियर है, क्या जनरेट होगा, बेंडिंग मोमेंट तो जीरो है, तो मेरे पास एक्सियल फोर्स जनरेट होगा, शियर फोर्स जनरेट होगा। किसी भी मेंबर में अगर कोई भी रिजिड मटेरियल है, रिजिड मेंबर है, तो उसमें कौन से 3 फोर्स जनरेट होते हैं, एक एक्सियल फोर्स, एक शियर फोर्स और एक बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमने ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या बता दी, जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट तो नहीं कंसिडर कर रहे। समझ में आई बात, तो बेंडिंग मोमेंट नहीं कंसिडर कर रहे। अब हमारे पास में यहां पर क्या था, रेडियल शियर जब निकालते हैं, रेडियल
शियर जब निकालते हैं तो हम क्या ध्यान रखेंगे, देखना रेडियल शियर और नॉर्मल जो थ्रस्ट होता है, रेडियल शियर और नॉर्मल जो थ्रस्ट होता है वो किस प्लेन के अबाउट आएगा आपके सामने, वो इससे नॉर्मल होता है, वो किस इससे नॉर्मल होता है, किससे, जो मैंने सरफेस बताई है यहां पर आपको, ये किसके नॉर्मल होता है, ये इस पॉइंट के नॉर्मल होता है। एक मिनट रुकना, मैं इसको पहले कवर कर लूं इसको, ताकि अगर मैं कोई चीज बाद में रफ भी करने की रिक्वायरमेंट आए, ये लो कमांड, ठीक है। तो देखना ध्यान से कि ये किसके नॉर्मल होता है, इसके नॉर्मल होता है। ये किससे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यहां से 90 डिग्री का एंगल बताता है, ठीक है। समझ में आई बात, ये नॉर्मल किससे बात कर रहा है। अब यहां पर जो आपके पास में नॉर्मल थ्रस्ट लग रहा होगा, आपके पास में जो नॉर्मल थ्रस्ट लग रहा होगा दैट इज NX, ये नॉर्मल थ्रस्ट हो गया। अब आपने क्या मान लिया, रेडियल शियर, ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, कोई भी एक डायरेक्शन में आप रेडियल शियर को मान सकते हो। ये आपका SX, ये NX हो गया, ये आपका SX हो गया। NX इज द नॉर्मल थ्रस्ट एंड SX इज द रेडियल शियर। NX को क्या बोल दिया, नॉर्मल थ्रस्ट, नॉर्मल थ्रस्ट बोल दिया, और SX इज द रेडियल शियर, SX इज द रेडियल शियर, क्या बोल दिया, SX इज द रेडियल शियर। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक एंगल बन रहा है, यहां पर एक एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक एंगल बन रहा है थीटा का, बन रहा है एक थीटा का एंगल, ये बन रहा है एक थीटा का एंगल। देखो ध्यान से, जब ये यहां जाएगा तो इसके साथ ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसके साथ ये एंगल कितना बन रहा है, इसके साथ ये एंगल कितना बन रहा है, देखो यहां पर अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये और ये एंगल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ये एंगल क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास में इसी, देखो इसी डायरेक्शन में आपके पास में Vx लग रहा था, Vx का एक कंपोनेंट आएगा आपका अपोजिट, क्या आएगा, Vx cos थीटा, Vx cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट एक इधर आया तो दूसरा इधर जाएगा, तो दूसरा कंपोनेंट आपका कहां जा रहा है, ये रहा, दैट इज Vx sin थीटा। ये चीज समझ में आई। Hx का एक कंपोनेंट बनेगा, Hx का एक कंपोनेंट बनेगा इसमें, दैट इज Hx cos थीटा, ठीक है। और ये देखो ये ऐसे जा रहा था, तो यहां पर ये ऐसे जा रहा था, तो दूसरा कंपोनेंट आपका क्या बनेगा, इसका दूसरा कंपोनेंट आपका क्या बनेगा, किसके कोरेस्पॉन्डिंग बनेगा, ये देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का है, ये cos थीटा बना रहा है, तो इसके साथ क्या बनेगा, sin थीटा। तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, Hx sin थीटा बन गया, Hx sin थीटा। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें Hx और Vx की वैल्यू निकालनी है, Hx और Vx की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स करते हैं, सबमिशन ऑफ Fx करते हैं 0। तो जब स्टार्टिंग में हमने बात की कि यहां पर Va और H है, तो यहां पर Vx और Hx था, तो मैं अगर फोर्सेज का सबमिशन करता हूं तो मेरे पास दो ही फोर्स दिखेंगे, H माइनस Hx इक्वल्स टू क्या दिखेगा, 0। तो H की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Hx के बराबर, और सबमिशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 लिखूंगा, तो मेरे पास में यहां पर क्या आ जाएगा, Va माइनस Vx इक्वल्स टू 0। तो Va की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Vx के बराबर। Va Vx के बराबर हो गया, या Vx Va के बराबर हो गया, Hx H के बराबर हो गया। मतलब इसकी Hx और Vx की वैल्यू है वो आपकी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और जो वर्टिकल रिएक्शन आई है उसी की वैल्यू के बराबर आपको लेनी है। तो यहां पर अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूंगा तो देखना ध्यान से, नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू लिखना चाहूंगा, नॉर्मल थ्रस्ट आपका कितना डेवलप होगा, तो नॉर्मल थ्रस्ट कितना था आपका, NX था।
एनएक्स में, एनएक्स की डायरेक्शन में कितना जनरेट हो रहा है, देखना ध्यान से। एनएक्स की डायरेक्शन में आपके पास कितना जनरेट हो रहा है, यहां पर आपके पास एनएक्स की डायरेक्शन में यहां पर वैल्यू जनरेट हो रही है। वो कितनी जनरेट हो रही है देखोगे तो एच एक्स कोस थीटा, वी एक्स साइन थीटा दोनों को ऐड कर दो। एच एक्स कोस थीटा और वी एक्स साइन थीटा दोनों को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर दो, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर है, इसीलिए इनको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। क्लियर है यहां तक, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो अब यहां पर हमारे पास में क्या आ गया, यहां यहां पर क्या आ गया, एच एक्स साइन थीटा, सॉरी यहां पर क्या आ गया आपके सामने, इस डायरेक्शन में एच एक्स साइन थीटा, इस डायरेक्शन में वी एक्स कोस थीटा। तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, एच एक्स साइन थीटा माइनस वी एक्स कोस थीटा। आप इसको, ये आप इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपके सामने ये आ सकता है वी एक्स कोस थीटा और एच एक्स साइन थीटा माइनस में भी आ सकता है। क्लियर है यहां तक, तो आपके सामने रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यूज आ चुकी है, रेडियल शियर एंड नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यूज आ चुकी है, कितनी कंसीडर करनी है, कितनी कंसीडर करनी है। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बता दो ये चीज क्लियर है। बाकी लोग, रोशन क्लियर सर, चलो डन है ना। ये हमारे पास में वैल्यू हो गई। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, अब हमें यहां पे क्या निकालना है, यहां पर निकालना है आपको ये थीटा कितना आएगा, ये थीटा कितना आएगा, इस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4h अपॉन एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, बोलते हैं dy अपॉन dx को हम टेन थीटा बोलते हैं। दैट इज 4h अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस टू एक्स, एल माइनस टू एक्स। ठीक है, तो यहां पर जब भी थीटा निकालना होगा तो आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4h अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस टू एक्स से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब भी थीटा निकालने की बात आएगी तो थीटा आप इस चीज से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, देखो नेक्स्ट वन।
3 इंचार्ज वो छोटी क्लासेज का है जहां पर आपने पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वगैरह पढ़ा होगा, वहां से निकाल लेना डेरिवेशन। अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें 9th 10th की चीजें पढ़ाऊं, है ना? 9th 10th में पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीजें नहीं आई, वहां से लिया हुआ है। तो देखो 3 इंच आर्च है, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट क्राउन। क्राउन पर पॉइंट लोड के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो चलो देखो, ये क्राउन है, यहां पर एक W का या P का पॉइंट लोड दे रखा है, ये एक हिंज है, दूसरा हिंज है, दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L है और यहां से क्राउन से डिस्टेंस H है। ठीक है, क्राउन से डिस्टेंस H है। चलो देखो ध्यान से, दिस इज VA, दिस इज H, दिस इज VB, दिस इज H। मैं VA VB की वैल्यू निकाल के बतानी पड़ेगी क्या? कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, रिएक्शन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगी, देखना। रिएक्शन की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या क्या चीज आएगी कि VA और VB की वैल्यू, देखो VA और VB की वैल्यू लोड सिमेट्रिक है, तो VA की वैल्यू और VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, VA इज इक्वल्स टू P/2, VB इज इक्वल्स टू P/2, ड्यू टू, किसके कारण से, ड्यू टू सिमेट्रिक लोडिंग, ड्यू टू सिमेट्रिक लोडिंग। सिमेट्रिक लोडिंग के कारण से आपकी VA और VB की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, P/2 एंड P/2। यहां तक हो गया। अब चलो H की वैल्यू, H की वैल्यू के लिए क्या करना है मुझे, ये आपका H की वैल्यू के लिए क्या करना है आपको ये आपका A और B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। तो यहां पर आपको H की वैल्यू के लिए इस बेंडिंग मोमेंट अबाउट C पॉइंट ले लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट C पॉइंट इक्वल्स टू 0। बेंडिंग मोमेंट अबाउट C पॉइंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां पर आपने C पॉइंट के अबाउट जैसे ही 0 लिया तो आपके सामने क्या आ गया, देखो ध्यान से क्या आ गया, देखोगे तो इसमें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा, ये आपको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा। कौन सा, ये आपको सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा, ये आपको क्या देगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा, ये आपको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा। तो ये आपको सैगिंग और ये आपको हॉगिंग देगा, तो VA इंटू L/2 माइनस H इंटू स्मॉल h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर आपके सामने क्या आ गया, H इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहां पर सॉरी, H इज इक्वल्स टू VA इंटू L डिवाइड बाई 2H। VA की वैल्यू कितनी है P, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, P लिख दो, PL बाई 4H। ये आपकी इस केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू हो जाती है, इस केस में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? चलो, मेनली दिक्कत कहाँ आती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेट करने में। ठीक है, बाकी इसमें बेंडिंग मोमेंट जहां पर निकालना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस x, बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस x कैसे निकाल लोगे, ये देखो,
बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y। तो यहां पर देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्या आएगा आपके सामने यहां पर देखो, ये आपको सैगिंग दे रहा होगा कितना, वी ए इंटू एक्स का सैगिंग मोमेंट दे रहा होगा इस एक्स सेक्शन के अबाउट, इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट ये आपको क्या दे रहा होगा, वी ए इंटू एक्स का मोमेंट दे रहा होगा, माइनस एच इंटू वाई का आपको मोमेंट मिल रहा होगा। वी ए की वैल्यू रख देना, एच की वैल्यू रख देना, वाई की वैल्यू रख देना, और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ जाएगी। बेंडिंग मोमेंट की इस केस में आपके सामने क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। तो थ्री हिंज आर्च पर जब सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड होता है, थ्री हिंज आर्च है, जब सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड होता है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि आपको इस बार क्राउन पर पॉइंट लोड नहीं दे रखा, इस बार आपको एक लोड अलग दे रखा है। क्या दे रखा है, थ्री हिंज आर्च है, थ्री हिंज आर्च है, सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक पॉइंट लोड, थ्री हिंज आर्च है, थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च की बात चल रही है, क्या L/2 और 1/2 और क्या, क्या पूछना चाह रहे हो, इसेंट्रिक पॉइंट लोड दे रखा आपको, ठीक है, थ्री हिंज आर्च है, सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक पॉइंट लोड आपको दे रखा है। क्या पूछ रहे हो रोशन, L/2 और L, क्या पूछना चाह रहे हो, जल्दी बोलो फिर मैं आगे निकल जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी आपको। कहां पर, यहां पर L/2 क्यों लिए, इसी की बात कर रहे हो ना, L/2 भाई, सी पर बेंडिंग मोमेंट लेना है, किस पर लेना है, आपको बेंडिंग मोमेंट कहां लेना है, आपको बेंडिंग मोमेंट यहां लेना था, यहां तक के मुझे डिस्टेंस बताएंगे आप, यहां तक के मुझे डिस्टेंस बताएंगे आप, वी ए से ये डिस्टेंस कितनी है, वी ए से ये डिस्टेंस कितनी है L/2, वी ए से ये डिस्टेंस कितनी है L/2, तो मैंने यही तो लिया है, एल कैसे होगा, वी ए से ये डिस्टेंस कितनी है L/2, तो आप एल कैसे ढूंढ रहे हो, क्लियर, चलो।
इस बार आपको एक इसेंट्रिक पॉइंट लोड दे रखा है, ये आर्च है, ये आर्च में डेवलप होने वाली रिएक्शन है, और ये आपका 3 हिंज आर्च है, और इस बार आपको एक लोड यहां दे रखा है। डब्ल्यू बोल दो, पी बोल दो, जो भी बोलना है, पी लिख देते, पीछे भी हमने पी लिखा है। तो यहां पर हमने क्या बोला, पी लोड लग रहा है। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास क्या लग रहा है, पी लोड लग रहा है। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। दिस वन इज योर वी ए, दिस वन इज योर एच ए, दिस वन इज योर वी बी, दिस वन इज योर एच बी, दिस वन इज योर वी ए, दिस वन इज योर एच ए को एच बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट दोनों के अगर सेम लेवल पर है तो दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज क्या आती है, सेम आती है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं दोनों की डिस्टेंस कितनी है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है यहां पर हमारे सामने। 1 मिनट वेट करना। आवाज आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हो इसको, हाँ, तो यहां पर आप देखते हो इसको, तो यहां पर आपके पास में एट ए डिस्टेंस ए मान लेते हैं हम इसको, एट ए डिस्टेंस ए मान लेते हैं, यहां पर ए मान लेते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वीए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वीए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वीए की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है यहां तक? वीए और एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारे एट ए डिस्टेंस ए पर, एट ए डिस्टेंस ए पर दिस वन इज योर वाई, दिस वन इज योर वाई। तो यहां पर आप जब वीए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और टोटल डिस्टेंस हमने कितनी बता दी, टोटल डिस्टेंस स्पेन की कितनी बता दी, एल बता दी। देखना ध्यान से, वीए एंड वीबी, वीए वीए की वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वीए की वैल्यू आपको समझ में आ जाए तो बता देना, मैं लिख देता हूं, देखते हैं। P इंटू एल माइनस ए डिवाइड बाई एल, और वीबी की वैल्यू P इंटू ए डिवाइड बाई एल। वीए की वैल्यू P एल माइनस ए, P एल माइनस ए डिवाइड बाई एल, P एल माइनस ए, एल माइनस ए मतलब अपोजिट डिस्टेंस, एल माइनस ए डिवाइड बाई एल, ये आपके पास क्या हो गया, एच, एल माइनस ए डिवाइड बाई टोटल लेंथ, टोटल एल। और यहां पर वीबी की वैल्यू क्या लिख दी, वीबी की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, वीबी में अपोजिट डिस्टेंस कितनी है, ए, टोटल लोड इंटू ए डिवाइड बाई एल, टोटल लोड इंटू ए डिवाइड बाई एल। वीए और वीबी की वैल्यू हमारे पास आ गई, वीए और वीबी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहां तक हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ जो भी है, जो भी आप बोलते हो। अब बात आती है कि मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एच की वैल्यू, मुझे कैलकुलेट करनी है एच की वैल्यू, मतलब एच हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना आएगा, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं यहां पर क्या करूं, बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी जीरो कर दूं, बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी जीरो करूंगा तो देखना ध्यान से, बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी जीरो करूंगा तो मैं इस बार इस वाला पोर्शन ले रहा हूं क्योंकि मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा। ये कितना है, पी ए डिवाइड बाई एल, ये कितना है, एच, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डिस्टेंस स्मॉल एच है, और ये कितनी डिस्टेंस है, एल बाई 2 है। बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल्स टू क्या करना है, मुझे जीरो कर देना है। बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल्स टू जीरो कर देना है। मैंने हाफ पोर्शन इसको बना लिया, हाफ पोर्शन इसको बना लिया। तो यहां पर
यहां पर आपके सामने क्या हो जाएगा, यहां पर आपके सामने ये आपको सैगिंग नेचर का देगा और ये आपको क्या देगा, ये आपको होगिंग नेचर का देगा। क्या देगा, यहां पर ये आपको क्या प्रोवाइड करवाएगा, सैगिंग नेचर में वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। ये आपको किस नेचर में प्रोवाइड करवाएगा, होगिंग नेचर में प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां पर अगर हम इसकी वैल्यूज को लिखते हैं तो यहां पर आपके पास में क्या आ जाएगा, पी ए इंटू एल बाई टू, ये सैगिंग नेचर, माइनस एच इंटू स्मॉल एच इक्वल्स टू क्या कर दू, 0 कर देता हूं। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, एल से एल कैंसिल आउट हो गई, पी ए बाई टू आ गई, एच की वैल्यू आ गई पी ए बाई टू एच। एच की वैल्यू कितनी आ गई, पी ए बाई टू एच। ठीक है, क्लियर है, पी ए बाई कितनी आ गई, टू एच आ गई। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू समझ में आई, पी ए बाई टू एच हो गई। एच की वैल्यू कितनी हो गई, पी ए बाई टू एच। क्लियर है यहां तक, है ना। अगर आप इस साइड से निकालना चाहते हो तो इस साइड से भी आप निकाल पाओगे। कैसे, वीए की वैल्यू रखोगे, इसकी रखोगे, इसकी वैल्यू रखोगे, तो आपके सामने यहां पर आपके सामने क्या वैल्यूज निकल के आएगी, यहां पर इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी निकल के आएगी, एल बाई टू में से माइनस ऑफ ए। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने लग जाएगा। इधर से निकालोगे दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे, दिखने ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, यहां पर पी ए बाई टू एच, पी ए बाई टू एच की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपसे क्या पूछ लेता है, अब आपसे यहां पर एक चीज और पूछ लेता है, द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस। आपको क्या पूछ लेगा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस। तो यहां पर आपके सामने ये इक्वेशन आ गई और आपको क्या बोल दिया गया, ये डिस्टेंस कितनी है, एल। यहां पर ये आपके सामने वीबी आ गया, ये आपके सामने एच आ गया, ये आपके सामने वीबी आ गया, ये आपके सामने एच आ गया। ये आपने यहां पर W या P किलो न्यूटन का आपने लोड अप्लाई कर रखा है, दैट इज P। यहां पर कितना आ जाएगा, VA की वैल्यू, ये VA है, ये H है, दैट इज PA अपॉन 2H। और VA की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने P L माइनस A डिवाइड बाई L। VB की वैल्यू आ जाएगी PA डिवाइड बाई L और H की वैल्यू हमारे पास है PA बाई 2H। H की वैल्यू है PA बाई 2H। ये वैल्यूज आपके सामने रहने वाली है। इस पॉइंट ऑफ इस लोकेशन पर हॉरिजॉन्टल, इस लोकेशन पर ये डिस्टेंस कितनी है हमारे सामने, A, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे सामने, Y। क्लियर है। तो यहां से आपसे ये पूछा जाता है कि जब इसको ए डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है, ए डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है इस लोड को, तो उस टाइम पर आपके सामने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर जनरेट होता है। तो देखो आपका जो है एग्जाम का लेवल प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपसे जब पूछा जाता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां जनरेट होता है, या तो आप इसको आर्च पर, या तो इस पॉइंट लोड को लेफ्ट में रख लो चाहे राइट में रख लो, तो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां जनरेट होता है। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है ना, वो कहां जनरेट होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल जनरेट एट ए लोकेशन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल जनरेट एट ए लोकेशन L बाई 2√3। इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां जनरेट होता है, L बाई 2√3 पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है L बाई 2√3 पर। ठीक है, L बाई 2√3 का डेरिवेशन से अभी आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, लास्ट में हमारे पास टाइम बचेगा तो हम इसको करवा देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट डेटा याद करना है। क्या डेटा याद करना है,
कि आपको जो बेंडिंग मोमेंट है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट कहां पर जनरेट होता है, इसका बेंडिंग मोमेंट इसके क्राउन से L/2√3 पर जनरेट होता है। L/2√3 पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। मतलब ये लोकेशन किसकी हो गई, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की आपकी ये लोकेशन हो गई। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है? ये आपकी क्या होगी, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। चले आगे, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, या तो आप यहां से देख लो, अगर लोड यहां लग रहा होता तो यहां से भी आपका कितनी डिस्टेंस पे जनरेट होता, L/2√3 पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता। इस केस में लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्लियर? सर लोड की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, लोड की डिस्टेंस यहां पर ए डिस्टेंस है, ए डिस्टेंस पर इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ए डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्योंकि उसमें रिडक्शन उतना ही अमाउंट का रिडक्शन भी तो ले आएंगे ना, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, उतने ही अमाउंट का रिडक्शन भी तो ले आएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो यहां पर आपको ये याद रखनी है, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी हो जाएगी, L/2√3 फ्रॉम द क्राउन। ठीक है, इज L/2√3 फ्रॉम क्राउन, क्राउन से L/2√3 पर जनरेट होता है। ठीक है, चलिए आगे। चलो, अगर ऐसा हो जाए, अब तक तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हर जगह सेम आ रहा था, ठीक है, 3 हिंज्ड, पैराबोलिक आर्च, पैराबोलिक आर्च है, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल एट यूडीएल व्हेन सपोर्ट्स आर, सॉरी आज हो क्या रहा है, when supports are at different level, supports are at different level, मतलब सपोर्ट्स क्या है, हाँ, L/2√3 पर एक्ट करेगा, हाँ ठीक है, L/2√3 पर एक्ट करेगा। क्लियर? ठीक है, 3 hinge parabolic arch is subjected to UDL when supports are at different level। ठीक है, चलो देखना ध्यान से, यहां पर आपके सपोर्ट्स डिफरेंट लेवल पर है, डिफरेंट लेवल पर है, तो यहां पर आपके सामने क्या क्या कंडीशंस आती है देखो,
ये आपके सामने कुछ कंडीशंस निकल के आती है। ये H1 डिस्टेंस है, दिस वन इज योर H2 डिस्टेंस है, दिस वन इज योर L1, दिस वन इज योर L2 एंड दिस वन इज योर L। ठीक है, दिस वन इज योर स्पैन। तो आपसे क्या होता है, यहां पर आपके पास ऑलरेडी अननोन क्या होते हैं, एच ए होता है, वी ए होता है, एच बी होगा और वी बी होगा। हमारे पास में 3 हिंज है, तो इसके तीसरे हिंज के कारण से हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वी ए मिल जाएगा, वी ए एच ए वी बी एच बी। ये हमारे पास 4 अननोन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमारे पास में एक 5वां अननोन और हो गया कि हमें इस तीसरे हिंज को कितनी लोकेशन पर प्रोवाइड करना है, तीसरे हिंज को किस लोकेशन पर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तीसरे हिंज को किस लोकेशन पर प्रोवाइड करना है, यहां तक बात समझ में आई। तो तीसरे हिंज को किस लोकेशन पर प्रोवाइड करना है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो तीसरे हिंज को किस लोकेशन पर प्रोवाइड करें, तो हमें L1 या L2, L1 और L2 में से एक अननोन और हो गया हमारे पास में, L1 और L2 में से एक अननोन और हो गया हमारे पास में। अब देखो हमारे पास में 5 अननोन हो गया, हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास में 4 इक्वेशन हो गई। कौन कौन सी, हमारे पास में सबमिशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सबमिशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, सबमिशन ऑफ एम जेड इक्वल्स टू 0, सबमिशन ऑफ, यहां पर सबमिशन नहीं, यहां पर आपके पास में एक और हो गई, बेंडिंग मोमेंट अबाउट हिंज इक्वल्स टू 0। 4 इक्वेशन हो गई। हमें एक इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट है, हमें एक इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट है कि यहां पर जब भी हमें निकालना होगा तो हमारे पास में L1 L2 H1 और H2, L1 L2 H1 और H2 इनकी वैल्यू में एक रिलेशन मिल जाए मुझे, तो मैं इजीली निकाल पाऊं। मुझे H1 और H2 दिया हुआ रहेगा, L1 L2 निकालने को बोलेगा, निकाल लेंगे। तो आपका क्वेश्चन यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि यहां पर आपसे क्या पूछ लेगा, L1 और L2 के बीच की वैल्यू पूछ लेगा। आपसे क्या पूछ लेगा, L1 L2 में से कोई भी एक वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो L1 L2 है, जो L1 और L2 का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H1 बाई H2, स्क्वायर रूट ऑफ H1 बाई H2। तो यहां पर आपके सामने क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ H1 बाई H2। ये एक नई इक्वेशन मिल गई आपके सामने 5वीं, जिसमें आप क्या करोगे, H1 H2 की वैल्यू मान लो आपको नोन है, H1 H2 की वैल्यू नोन है, L की वैल्यू नोन है। तो यहां पर आपके सामने L1 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, L1 की वैल्यू एज इट इज रख दोगे, L2 की वैल्यू क्या रख दोगे, L माइनस L1। तो आपके पास में अननोन क्या हो गया, कोई एक ही अननोन हो गया। आपके सामने अननोन क्या हो गया, कोई एक ही अननोन हो गया। L1 और L2 में से आपको हमेशा कोई एक ही अननोन मिलेगा। मतलब ये 4 पैरामीटर है, ये 4 पैरामीटर है, इनमें से कोई भी 3 पैरामीटर आपको गिवन होंगे, कोई भी 3 पैरामीटर आपको गिवन होंगे। और 4th पैरामीटर आपसे डायरेक्टली पूछता है कि सपोर्ट्स को किस लेवल पर प्लेस किया जाए। तो हम यहां पर इन मतलब इस तरीके से हमें सपोर्टिंग कंडीशन दे देगा और बोल देगा कि अगर H1 H2 है ये है, तो आपके पास L1 L2 का रेशियो क्या होना चाहिए, L1 L2 का रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, L1 L2 का रेशियो क्या होना चाहिए, समझ में आई बात। L1 L2 का रेशियो क्या होना चाहिए। चले आगे, L1 L2 का रेशियो क्या होना चाहिए, यहां तक की बात क्लियर हुई। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको क्या दे देगा, एग्जाम्पल से करा देता हूं। ये लो एग्जाम्पल, आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा H1 H2 की वैल्यू। आपको कुछ इस तरीके से थर्ड हिंज की लोकेशन पूछेगा, हिंज की लोकेशन कितनी होगी
अगर आपको यहां से लेके थर्टी मीटर का स्पैन दे रखा है, ये आपको 8 मीटर दे रखा है पूरा, और यहां पर आपको H1 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। आपको क्या दे रखा है? 5 मीटर। आपको क्या दे रखा है? 5 मीटर दे रखा। आपको पूछ लिया कि लोकेशन ऑफ हिंज कहां आएगी। आपको क्या पूछ लिया? लोकेशन ऑफ हिंज कहां आएगी फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। आपसे क्या पूछा? लोकेशन ऑफ हिंज, लोकेशन ऑफ हिंज फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, लोकेशन ऑफ हिंज फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। ठीक है, ये कितनी आएगी? लेफ्ट सपोर्ट से लोकेशन ऑफ हिंज बतानी है, तो लोकेशन ऑफ हिंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहां पर आएगी, तो हमें L1 L2 की वैल्यू बतानी है। तो L1 हमने ये मान लिया, तो L2 को हम क्या मान ले? 30 माइनस L1 मान ले। L2 को हम क्या मान ले? 30 माइनस L1 मान लेते हैं। तो L1 बाई L2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H1 बाई H2, स्क्वायर रूट ऑफ H1 बाई H2। ठीक है, L1 बाई L2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ H1 बाई H2। तो हमें L1 की वैल्यू तो नहीं पता, इसकी भी वैल्यू नहीं पता है। 30 माइनस L1 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? ये हमारे पास H आ गया 5, और ये कितना आ गया? 8। तो यहां पर हमारे पास में आ गया 5/8 आ गया। निकाल लो L1 अपॉन 30 माइनस L1, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इज इक्वल्स टू 5/8 कर दो। 8L1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, 30 माइनस L1 का होल स्क्वायर। यहां से L1 की वैल्यू निकाल लो जो आएगी। L1 की वैल्यू जो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगी, L1 की वैल्यू निकाल लेना, आपका काम खत्म। L1 इज इक्वल्स टू 13.25 मीटर। L1 इज इक्वल्स टू 13.25 मीटर। बस, L1 इज इक्वल्स टू 13.25 मीटर। ये इस तरीके से L1 हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? L2 16.75, L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्लियर है यहां तक? चले आगे। चलो, अब आपसे एक क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? ये तो थ्री हिंज किसका हो गया? थ्री हिंज हमने कौन सा कर लिया? पैराबोलिक आर्च कर लिया। अब आपसे क्या पूछ सकता है? थ्री हिंज सर्कुलर आर्च के बारे में पूछ सकता है। थ्री हिंज किसके बारे में पूछ सकता है? सर्कुलर आर्च के बारे में पूछ सकता है। तो थ्री हिंज सर्कुलर आर्च के बारे में जब पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा? देखो क्या पूछता है क्वेश्चन। एक थ्री हिंज सर्कुलर आर्च दे रखा है। थ्री हिंज सर्कुलर आर्च है, वो पार्ट है किसका? इट इज द आर्क ऑफ सर्कल। इफ थ्री हिंज सर्कुलर आर्च is the
इफ 3 hinge सर्कुलर आर्च इज द आर्क ऑफ सर्कल, मतलब हमारा पूरा सर्कल नहीं है आर्च, इस बार सिर्फ उसका इतना इतना पार्ट है, सिर्फ उसका कितना पार्ट है, ये पार्ट हमारा आर्च है जो मैंने व्हाइट से हाईलाइट किया है, दिस वन इज योर आर्च। तो आपसे वो ये पूछ लेता है व्हाट इज दिस सेंट्रल राइज, व्हाट इज दिस सेंट्रल राइज की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज दिस सेंट्रल राइज, मतलब सेंट्रल राइज की वैल्यू कितनी होगी। तो आपसे क्या पूछ लेता है, इफ आर्च इज द आर्क ऑफ सर्कल then the value of central rise, सेंट्रल राइज की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हाँ शॉर्ट नोट्स की बुक आ रही है, शॉर्ट नोट्स की बुक आ रही है, आ जाएगी जल्दी, डोंट वरी। ठीक है, हाँ सेंट्रल राइज की वैल्यू पूछेगा तो आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है, ये पूरी डिस्टेंस l है तो ये l/2 होगी, ये l/2 होगी कोड लेंथ को। ये डिस्टेंस बता सकते हो क्या ये कितनी होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2r माइनस h लिख सकते हैं। पूरी की रेडियस के पूरे इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, 2r में से h गया तो 2r माइनस h हो गया, 2r माइनस h हो गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, देन द वैल्यू ऑफ सेंट्रल राइज, सेंट्रल राइज की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग सर्कल प्रॉपर्टी, by using प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, सर्कल की प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास h इंटू 2r माइनस एच इज इक्वल्स टू l/2 इंटू l/2। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया 2rh माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू l²/4। h is much lesser than r, then h स्क्वायर को हम क्या कर दें नेग्लेक्टेड, h स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर दिया तो यहां पर आपके सामने क्या आ गया h इज इक्वल्स टू, देखो h स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया तो 2rh इज इक्वल्स टू l²/4r, h इज इक्वल्स टू l²/8r, l²/8r। ठीक है, तो यहां पर आपसे जो सेंट्रल राइज की वैल्यू पूछी जाती है, सेंट्रल राइज की जो वैल्यू पूछी जाती है वो कितनी आती है l²/8r, डायरेक्टली निकाल सकते हो l²/8r। तो आपसे सेंट्रल राइज की यहां पर वैल्यू पूछ सकता है, सेंट्रल राइज की यहां पर क्या कर सकता है वैल्यू पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक। बताओ यहां तक वैल्यू क्लियर है। क्लियर, चलो इसमें क्या निकाल सकते हो, इसमें आपको क्या दे देगा, एग्जाम्पल इसका भी कर लो।
अच्छा, इसमें आपको रेडियस दे दी, चलो डायमीटर ऑफ सर्कल 50 मीटर दे दिया, डायमीटर ऑफ सर्कल 50 मीटर दे दिया, एंड कोड लेंथ दे दी आपको, एंड कोड लेंथ दे दी आपको 50 ना 30 मीटर, कोड लेंथ आपको 30 मीटर दे दी, देन द सेंट्रल राइज, देन द सेंट्रल राइज ऑफ आर्च, आर्च का आपको सेंट्रल राइज पूछा है, आर्च का आपको सेंट्रल राइज पूछा है, ठीक है। आर्च का आपको क्या पूछा है, सेंट्रल राइज पूछा है कि कितना आएगा। तो यहां पर आपको इस h की वैल्यू निकालनी है, निकालो h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आपको क्या दे रखा है उसको सबसे पहले मार्क किया करो, आपको क्या दे रखा है उसको सबसे पहले मार्क किया करो, ये लो आर्च में हमें हमें क्या दे दिया, डायमीटर दे दिया, डायमीटर दैट मीन्स ये हमें ये दे दिया 50 मीटर, ठीक है। फिर हमें क्या बोला, हमें क्या निकालना था, हमें कोड लेंथ दे रखी थी, ये देखो ये लो, ये कितना दे रखा था 30 मीटर, हमें क्या पूछा था, ये h, ठीक है। तो हमें l की वैल्यू दे दी, तो h इज इक्वल टू क्या होता है, एल स्क्वायर बाई 8r, एल स्क्वायर बाई 8r इससे निकाल सकते हो, एल स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 25 कर दूं, 8 इंटू 25 कर दूं तो कितना आया, 4.5 मीटर, कितना आया 4.5 मीटर, बस सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एल स्क्वायर बाई 8r से इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हो, आप उससे भी निकाल सकते हो, आप किसी से भी निकाल सकते हो मेथड से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। एक बार है ना, मुझे भी इस केस में थोड़ा सा ये वाली जो वैल्यू है ना, एक बार ये वाली वैल्यू मैं कल फिर से कराऊंगा, ठीक है। मुझे इसमें कुछ दिक्कत लग रही है, कुछ चीज याद नहीं आ रही है, एक चीज इसमें, ठीक है। तो इस वाली चीज को एक बार होल्ड पे रख देना, इस चीज के नोट्स मत बनाना, ये वाले पॉइंट के लिए जगह छोड़ देना, मैं ये कल फिर से कराऊंगा एक बार, मुझे इसमें कोई डेटा कंफर्म नहीं आ रहा है, एक चीज और करवानी है, या तो मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं या कोई चीज लिखाने में मिस कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को लेके मैं अभी फाइनलाइज क्लियर नहीं हूं, क्योंकि अगर मेरे पास नोट्स होते तो मैं मैच कर लेता इस चीज को कि क्या है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको देख लूंगा कि क्या है, ये मेरे दिमाग से भी निकल रहा है ये, हाँ बना लिया कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार इस चीज को कंफर्म कर लूंगा। तो इसका स्पेस रख लेना थोड़ा सा, मेरे दिमाग में इतनी देर से यही चल रहा था कि मैं इसको कैसे कंफर्म कर लूँ, मेरे पास नोट्स भी नहीं है, मैंने फ़ोन में भी देखा कहीं नहीं पड़े हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को आप लोग नोट डाउन अगर कर लिया तो ठीक है, वहां पर आप लोग चीज़ें ऐड कर देना, ऐड ऑन कर देना, या फिर कुछ चीज़ें हटानी होगी तो इसको हम अपग्रेड कर देंगे। बाकी यहां पर जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये मैं आपको फिर से कराऊंगा, ये वाला पार्ट क्लियर है। चलो एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, ये एल दे रखा है, ये सेंट्रल राइज
एच दे रखा है। हाँ, एच स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एच स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पे वैल्यू 5 आ रहा है, 5 आ जाएगा तो तुम लोग जो बताओगे वो आ जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर 900 डिवाइड बाई 200 कहाँ आ रहा है 5। 4.5 ही तो आ रहा है। सॉरी, एच स्क्वायर को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एच स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर आपको एल की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर, एच दे रखा है 4 मीटर, इंटेंसिटी दे रखी है आपको 6 किलो न्यूटन पर मीटर, आपको इंटेंसिटी दे रखी है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट क्या क्या करना है, कैलकुलेट फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, फर्स्ट वन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन। दूसरा बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तीसरा पॉइंट नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। क्या करना है, लेफ्ट सपोर्ट से परसेंटेज एम आएगा, परसेंटेज एम आएगा, समझा नहीं मैं ब्रिजेश। ठीक है, आपको ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, आपको ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। यार क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा ब्रिजेश, क्या बताऊं मैं अब इस चीज को, आप क्या लिख रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या लिख रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। ठीक है, चल ये क्वेश्चन है आप लोगों के होमवर्क का, मैंने इस पे एक, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने इस पे आपको एक पूरा डेरिवेशन कराया है, आपको उसी के बिहाफ पर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है सारी वैल्यूज को। ठीक है, होमवर्क में कैलकुलेट इसको करना है। ठीक, ठीक है, देखो आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, क्योंकि मेरी है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, तो मुझे थोड़ा थ्रोट चेक कराने जाना है। मुझे थ्रोट चेक करवाने जाना है, इस वजह से काफ़ी टाइम से खांसी रह रही है, तो एक बार चेक करवाना था, तो इसलिए अपॉइंटमेंट है।
ठीक है, तो हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे 8 बजे। हम कल मिलेंगे सेम टाइम पे 8 बजे। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, आर्च और सस्पेंशन केबल को, आर्च एंड सस्पेंशन केबल को हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को बहुत आराम आराम से कर लेंगे और आपका ऑन टाइम आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। आज थोड़ा राहत मिला, कोई बात नहीं, आप आराम से चिल करो, पीछे का जो बैकलॉग है वो कवर करो और आराम से बाकी चीजें करो। ठीक है, हाँ ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बनेंगे, ऐसे ही आपके प्रॉपर नोट्स भी बनेंगे, इसके लिए आपको टेंशन की नीड नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे। रेटिंग दे देना इसी हिसाब से, रेटिंग्स रिव्यूज आपके थोड़े क्या बहुत मैटर करते हैं। तो आप लोगों को जो प्रोवाइड करना हो, जैसी रेटिंग प्रोवाइड करनी हो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।